इस पूरे पहले तो हम कहते थे कि नोटबंदी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था गिरी, फिर जीएसटी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था गलत तरीके से लागू हुआ, गिर गई। अब कोरोना काल से भी गिरी, फिर भी हम चौथी अर्थव्यवस्था बने रहे। कितनी सच्चाई है आप बेहतर बता सकते हैं। अब तो एक नई रिपोर्ट आ रही है कि हम छठवीं अर्थव्यवस्था है, सारे फेक हैं ये सब दावे। आप बताइए कि क्या स्थिति है? नोटबंदी के बाद ये देखा गया, नोटबंदी तो सारे नोट वापस आ गए और ये कहा गया था कि आतंकवाद बिल्कुल तरह लगाम लग जाएगा। लेकिन पिछले 10 साल में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, बड़े बड़े अटैक हुए हैं। आतंकवाद पर बहुत लगाम लगा है। उससे फिर मतलब जैसे जीएसटी कलेक्शन वैसी है। क्या कश्मीर लोग घूमने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, और जाने वाली संख्या बढ़ी है। तो रायपुर जाता था तो अपने मोबाइल में, अब मोबाइल है जैसे कि, तो मोबाइल में जिस मीटिंग में बोल देता था कि मैं कल सुबह रायपुर जा रहा, कोई जाने वाला हो तो 8:30 बजे मैं घर से निकलूंगा। बढ़े हुए तेल पर, औद्योगिक विकास पर या औद्योगिक उत्पादन पर कितना असर आप दिखाई देता औद्योगिक है? उत्पादन में व्यक्तिगत मेरी शुरू से मान्यता रही है, ये सब चीज़ का कोई असर नहीं। नेशनल हाईवे की सड़कें सबसे, हिंदुस्तान की सबसे खराब सड़क बिलासपुर रायपुर है। मैं तो पूरा सड़क घूम करके आया, जिसको हम लोग अच्छा कहते हैं। और जो कि बहुत अच्छा है। मगर मैं, इतनी वर्स्ट सड़क है, अगर आप हिंदुस्तान घूम ले तो। घूम लो। मेरा तो ये मानना है जीएसटी और बढ़ सकता है अगर सारे लोग तय कर ले तो। आप तो एक्स्ट्रा भार डालने की तैयारी कर रहे हैं उन असंगठित क्षेत्र के नहीं, उद्योग भार जगत नहीं। कितना संभव हो पाएगा कि भारत जैसे देश में जिसकी ट्रांसपोर्टिंग ही सरकारी ट्रांसपोर्टिंग, रेल की स्थिति तो आप बिलासपुर जोन में बैठे हैं, स्थिति अच्छी नहीं है, हम कैसे इसको साथ करें? भारतीय अर्थव्यवस्था हिली है या चरमराई है? आपको क्या लगता है कि एमएसएमई, 5 लाख एमएसएमई लघु मध्यम उद्योग बंद हो चुके हैं, आप इस पर कुछ कहेंगे? कितनी देखिए, उद्योग बंद होने के बहुत सारे कारण। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। आज हमारे साथ उद्योगपति हरीश केडिया हैं, उनसे बात करेंगे कि जीएसटी के कारण क्या भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, कोरोना के कारण कैसी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, मूल्य डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरता मूल्य हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेगा, और ऊर्जा एनर्जी पर भी हरीश केडिया से बातचीत होगी। कोरोना काल में या नोटबंदी के बाद एमएसएमई को बड़ा झटका लगा है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था हिली है या चरमराई है? आपको क्या लगता है कि एमएसएमई, 5 लाख एमएसएमई लघु मध्यम उद्योग बंद हो चुके हैं, आप इस पर कुछ कहेंगे? कितनी उद्योग बंद होने के बहुत सारे कारण। बाप बेटे पट नहीं रही है, भाई भाई पट नहीं है, परिवार पट नहीं रही है, गलत उद्योग लगा लिया, गलत ढंग से चलाना शुरू कर दिया। 50 तो कारण होते हैं, 50। उसमें ये कारण कोरोना भी हो सकता है, कारण वो भी हो सकता है, नोटबंदी भी हो सकती है। नोटबंदी कारण तो कोई उद्योग बंदी, सब फ्रॉड है, वो फ्रॉड है टोटल। आप देखिए मेरी बात को, अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत एक सिंपल आपको फार्मूला दे देता हूं मैं। एक अर्थशास्त्री क्या बोलते हैं, किताबों में क्या आता है, टीम क्या आता है, उसको देखना बंद कर दीजिए। अर्थव्यवस्था का एक ही मापदंड, हर एक महीने की 1 तारीख को जीएसटी कितना कलेक्शन हुआ। जीएसटी कैसे में देगा? जब माल बिकेगा तो उसमें टैक्स देना पड़ता है, उसको जीएसटी बोलते हैं। माल बिकेगा तो टैक्स आएगा, तो माल बिकेगा तो टैक्स आएगा। तो अगर माल बिकेगा तो ज्यादा टैक्स आएगा, नहीं बिके तो कम टैक्स आएगा। तो बोलते हैं खराब हो गया अर्थव्यवस्था, तो माल क्यों बिक रहा है? इस बार पूरी लॉजिक उलट रहे हैं आप। इस बार इस महीने 1 अप्रैल को, मैं हर महीने वही देखता हूं, 2,40,000 करोड़ रुपया का जीएसटी हुआ, रिकॉर्ड। बोलते अर्थव्यवस्था खराब, अर्थव्यवस्था खराब। मापदंड ही गलत है ना, क्योंकि हमारा सोच अर्थव्यवस्था में राजनीतिक सोच आ गया है। आप समझे ना? क्या है, जो अखबार वाले, टीवी वाले, पत्रकार, बुद्धिजीवी लोग नाराज है सरकार से, वो बोलते अर्थव्यवस्था बस हो गई। और जो मोदी जी को पसंद करते हैं बोलते हैं अर्थव्यवस्था बढ़िया चल रही है। मेरी बात, ये सोच हो गई उनका। तर्क, कोई तर्क नहीं किसी के पास। हमारा एक ही तर्क है। पहला, जीएसटी कलेक्शन के बारे में आप क्या कहते हैं? चुप हो जाते हैं बड़े बड़े। हाँ, अगर पैसा नहीं आएगा, बिकेगा नहीं। मेरा देखिए, मैं जितना देखता हूँ हर महीने, मैं भी अपना बनाता हूँ, किस महीने कितना पटाया। तो मैं पूछता यार, मैंने कहा इस महीने कम पटा है, मैंने गड़बड़ हुआ, मतलब उत्पादन गलत। हाँ, तो अपना आदमी ठासता हूँ, नहीं चलेगा। हाँ, और सारे उद्योगपति यही करते हैं।
सारे कि तो वो उल्टा करो तो जीएसटी कलेक्शन ही एकमात्र मापदंड है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। आपकी नज़र में नोटबंदी क्या सही रहा? नोटबंदी के बहुत सारे उद्देश्य थे, बहुत सारे हिडन उद्देश्य बहुत सा था। पाकिस्तान कश्मीर की समस्या से जुड़ा था वो, अभी भी है। नहीं है, उससे अलग मामला है। वो तो इतनी बड़ी समस्या है कि खाली उससे नहीं हो सकता। मगर पत्थर फेंकना बंद कर दिए। कश्मीर में पहली बार आज़ादी के बाद सेना पे किसी पर भी पत्थर जो फेंकते थे, लेकिन सेना के अब छावनी में घुस के मारना शुरू कर दिए हैं उन लोगों ने। पठानकोट हो, उरी हो, देखो वो छोटी मोटी घटना है। मैं कहता हूँ छोटी इसलिए कि आप रोजमर्रा जा रहे हो, कश्मीर घूमने जा रहे हो, नहीं जा सकते, मन में भय है कि कोई पत्थर मारेगा। ये है घटना जो छोटी मोटी ही, मैं इसलिए कहता हूँ उससे बहुत बड़ी घटना है, पर छोटी मोटी घटना। हाँ। मतलब एक उद्देश्य के साथ जल्दी, जब पहलगाम में हो गया, पूरे कश्मीर में, इतना बड़ा कश्मीर में एक जगह हो गया, दुखद है, खराब है, निंदनीय है, किंतु एक जगह हुआ। उरी में हुआ, एक जगह हो गया। और ऐसे दसों जगह होते थे पहले। यानी आप कहना चाहते हैं अब पहले घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में होता था। गली मोहल्ले सड़क का ये नहीं रह गया। अब एक इसका मतलब घर घर में नहीं है, घर घर में कश्मीर की समस्या नहीं। इसका मतलब ये है, अगर पत्थर मारेगा मतलब घर घर में समस्या है, और यहाँ पे मारेगा तो आतंकवादी मार रहा है। लेकिन नोटबंदी के बाद ये देखा गया, नोटबंदी तो सारे नोट वापस आ गए और ये कहा गया था कि आतंकवाद बिल्कुल तरह लगाम लग जाएगा। लेकिन पिछले 10 साल में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, बड़े बड़े अटैक हुए हैं। आतंकवाद पर बहुत लगाम लगा है। उससे फिर मतलब जैसे जीएसटी कलेक्शन वैसी है। क्या कश्मीर लोग घूमने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, और जाने वाली संख्या बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? अब क्या जो कश्मीर जाता ही नहीं है वो बैठा कश्मीर में बात करता है? नहीं, बड़ी तो मैं बड़ी पूछता तो हूँ है। तुम कश्मीर गए हो? हाँ, मैं तो नहीं जा पाया भैया। आतंकवादी है। नहीं, आतंकवादी नहीं, टाइम ही नहीं है, इच्छा नहीं हुई, कुछ और कारण बन गया, मजबूरी है, डर गए, ये जो भी अलग अलग कारण से। आतंकवादी कारण नहीं है, नहीं गए बस। निश्चित रूप से पर्यटन को तो बढ़ाओ। देखिए कश्मीर का जो साधारण नागरिक है वो चाहता है आतंकवाद खत्म हो, क्योंकि उसकी रोजी रोटी उसी से जुड़ी है। जिस दिन वो नहीं मिलता है तो सिर्फ राशन के कार्ड में जिंदा रहते हैं वो लोग। हमारे कारण जिंदा है, मतलब जो पर्यटक है पूरे देश के और पूरी दुनिया के पर्यटक पे जिंदा है। कश्मीर में और क्या उद्योग है? पूरा पर्यटन का उद्योग है, सारा इनकम वही हम कह सकते हैं कि नोटबंदी कुल आंशिक मामले में सफल रहा। नहीं, नोटबंदी को बहुत सारे लोगों ने असफल किया। जैसे बैंक वालों ने, हाँ, बैंक वालों ने चरम सीमा का भ्रष्टाचार किया। सारे नोट ले लिए उन्होंने, आधे दाम में, 3/4 दाम में पैसा लेकर के। अब उसमें सरकार ने अंदाज नहीं लगा पाया कि हमारे देश की जो व्यवस्था है इतनी करप्ट है कि हर सिस्टम को फेल कर देगी। ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास आते थे लोग, कितनी भी अच्छी नीतियां हों, हम लोग बिल्कुल एडामेंट हैं। ये है प्रॉब्लम ना, वो समझ नहीं पाए मोदी जी और दूसरे लोग। हाँ, उनका पूरा कि उनका जो, अरे तुम और तुम्हारी एक टीम ईमानदार रहने से क्या होगा, पूरा जिससे होगा। और सबसे बड़ी बात है, सारे राजनेताओं के प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक है। हाँ हाँ महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। और सब लोग, प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक ने जिंदगी में पहली बार 100 साल में जितना नहीं काम किया रुपया लेन देन का, उतना 1 साल में किया। 40 दिन में हो गया है। 40 दिन में करोड़ों का हो गया ना, जितना वही कल्पना काम नहीं किया किए उन्होंने। थे। और उनको कुछ टाइट करने की कोशिश आई तो बड़े बड़े, अब नाम नहीं लेना चाहते, बड़े बड़े तोपचंद आ गए उनके बचाव में। अब मुलायम सिंह जी ने बड़े मजेदार बात कर दी पार्लियामेंट में, बोले नोटबंदी करना था कोई बात नहीं थी, पहले बतला तो देना था। ये पार्लियामेंट में स्टेटमेंट हाँ, है। तो अटक गया पूरा मामला। तो अब दिक्कत ये है, अटक गया है पूरा मामला। ऐसी टाइप की बात है ना। वर्तमान में थोड़ा सा केडिया जी हम आते हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं कि ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर इन दिनों वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। भारत भी इसमें अछूता नहीं है। जहाँ तक लगता है सभी तरफ से खर्चों में कटौती की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उद्योग का इसका कितना असर होगा? ये पहला चीज़ तो समझ लीजिए, हमारे देश की कमी ये है कि हमारे यहाँ जितना तेल है सब विदेशी तेल है। जी हाँ। हमारे देश में तेल नहीं पैदा होता, 10% 15% होता है। 85% तेल क्रूड ऑयल हमको बाहर से लाना पड़ता है, तो हमारे देश में नहीं होता है। तो हमको हरदम याद रखना चाहिए
कि जो देश में पैदा नहीं होता है, हम दूसरे पे निर्भर हैं, तो उस पर तो संयम होना चाहिए ना। उसमें तो संयम होना चाहिए। तो हमारे देश पैदा होता है, ठीक है, कितना भी करो। तो वहाँ से, और दूसरा चीज़ हो गया कि जो गल्फ कंट्री से ज़्यादा तेल आता है, अरब देशों से, वो 8-10 देश है, और उस देश सारे फारस की खाड़ी से आता है, जिसको हॉर्मुज़ द्वीप कहते हैं, ईरान के कारण। वो फारस की खाड़ी है जी। फारस की खाड़ी से आता है 40% तेल, भारत में भी और पूरी दुनिया में भी। दुनिया जो को तेल खरीदते हैं। दुनिया का 22% ऑयल वहीं से पास होता है। तो फिर उसका असर आपके छत्तीसगढ़ में है? सब जगह है असर, मगर ऐसा असर नहीं है आज। कल क्या होगा मैं नहीं जानता, मगर अभी तक सरकार ने इतना बढ़िया संयम रखा हुआ है कि न तो दाम में वृद्धि की, जो 3% वृद्धि को वृद्धि मैं नहीं मानता। मैं तो मान के चल रहा था कि 10% तो कम से कम वृद्धि करेगा 2 साल से। कयास तो यही लगाया जा रहा है 3 चरणों में हो जाएगा। अभी 3 रुपए बढ़ा है और 4-5 रुपए बढ़ और जाएगा। कल क्या होगा ये तो 2 महीने से सब लोग कह रहे हैं दाम बढ़ेंगे, दाम बढ़ेंगे। यार जनता बोलती दाम बढ़ेंगे, सरकार बढ़ा नहीं रही थी। प्रधानमंत्री मैसेज दे रहे हैं कि आप खुद में कटौती करो और ये खुद, करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी टीम क्यों नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। सब डरे हुए हैं, नाटक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आधा ये कर दो, आधा ये खत्म कर दो, इसमें ये कर दो, वर्चुअल मीटिंग कर दो फ्राइडे सैटरडे को। आपने एक शब्द बोला है, नाटक कर रहे हैं। नहीं, नाटक भी होना ये जरूरी है है। कि मन से नहीं कर रहे, इसलिए नाटक है। नाटक में इसलिए कर रहा हूँ, मन से नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। मगर कोई साइकिल से आ रहा है, एक बड़े मंत्री मोटरसाइकिल से निकले, और फॉलो गार्ड उसको 50 तो कार है। तो फॉलो गार्ड में भी कमी आई है। निर्देश भी लिखित निर्देश जारी हो गए सब जगह, क्योंकि पीएम के बोलने के बाद पीएम के बोलने के बाद ये भी तो समझ में आया कि सचमुच भारत में बहुत क्राइसिस की स्थिति है कि अगर वो कटौती खाद्य तेल में कर रहे हैं, किसानों के लिए खाद की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल में कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है भारत की स्थिति बहुत कमजोर है। अभी जो है आने वाले की भी तैयारी है, क्योंकि ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा कोई नहीं जानता है। अनुमान नहीं है। ईरान या अमेरिका वाले दोनों ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि हम एक दूसरे को जान से मार डालेंगे, बर्बाद हो जाए। किंतु मतलब दोनों की भाषा देखिए आप, ट्रंप की भाषा तो मुझको कभी भी नहीं लगता कितने बड़े देश का राष्ट्रपति है वो। जिस भाषा में बात करता है, रोज सुबह कुछ बोलता है, दोपहर कुछ बोलता 2 मिनट में बदल जाते हैं। बदल जाता है। एमएसएमई सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी बातें होती हैं। जमीन पर इसका कितना असर हुआ है, आप थोड़ा बताएंगे इसको? बहुत काम हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। मगर हमारे देश में, मैंने पहले भी कहा कि सिस्टम इतना खराब है वो, कि आप कुछ भी योजना बनाइए, कुछ भी नीति बनाइए, कोई कुछ भी करे, वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट से पूरे को ध्वस्त कर देता है। कमी इसकी है, बदमाशी यहाँ पर है कि नीतियों पर व्यक्ति हावी हो गया है। आप अध्यक्ष भी हैं, तो आपको ये महसूस होता है? लगातार हम लोग, अभी बिजली विभाग जैसे हुआ जी। कितना हम लोगों ने झगड़ा किया, व्यक्तिगत दुश्मनी टाइप की हो गई, इतना हम लोगों ने झगड़ा किया। उसके बाद वो लोग 4 मीटिंग और किए हमने, जो 1 हफ्ता पहले मीटिंग किया, फिर छोटी छोटी मीटिंग हर मोहल्ले में जाकर, मोहल्ले मतलब सेक्टर A, B, C, सिगिट्टी, हाँ। सिलपरी, तिफरा, सब जगह गए। उसका असर ये पड़ा। वैसी सरकार में भी बहुत जगह अंकुश भी लगा है। अंकुश ये लगा है कि अब ज़्यादा बदमाशी करना चाहते थे, वो कम बदमाशी कर रहे हैं अब। अच्छा, हाँ, अब एकाएक आदत नहीं छूटेगी। हाँ, मगर ये डर के कर रहे हैं अब, या किसी को बतला तो नहीं दोगे बोलते हो, कहीं कंप्लेंट तो नहीं कर दो। ये भाषा थोड़ी बदली है ना। थोड़ा सा रफ लैंग्वेज होती है कि ताकि वो कंट्रोल में आए। हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग राजस्व विभाग से परेशान हैं। अच्छा। सबसे ज़्यादा किसान लोग परेशान हैं, और सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ राजस्व विभाग में है। मगर अभी तो उद्योग, आप एक उद्योगपति होने के कारण राजस्व से क्या आपको? इसलिए हमारा भी काम पड़ता है ना राजस्व से। जो हमारी जमीन है वो राजस्व विभाग से मिलती है उद्योग विभाग को। जी। और अभी तक वो उद्योग लग गए हैं, चल रहे हैं 50 साल से, किंतु राजस्व विभाग ने उसमें औद्योगिक भूमि लिखा नहीं है अपने रिकॉर्ड में। ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा है? इसलिए कि उद्योग विभाग वालों को कुछ मतलब ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि भाई जब तुमने वो सोचते हैं हम तो इंडस्ट्रियल स्टेट घोषित कर दिए,
धंधा उद्योग प्रोडक्शन ये- चालू, धंधा शुरू। चल रहा, आपको क्या तकलीफ है? बोलते हो आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ नहीं है, रिकॉर्डेड तक गलत है ना। रिकॉर्ड में एक पूछा जाएगा कौन सी किसी जमीन है, तो बोलेंगे राजस्व विभाग की जमीन है। तो हम लोग अपनी व्यक्तिगत जमीन को भी चेंज यानी करवाते किसी हैं ना। इंसिडेंट की स्थिति में फिर बुलडोजर भी चल सकता है। हाँ, राजस्व विभाग के लोग बोलेंगे नहीं ये तो आपकी जमीन ही नहीं है, तो बुलडोजर चला दे। चला सकता है अगर कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ हो जाता है। सवाल है जिस तरह से ऊर्जा का संकट इन दिनों गहराया है पूरी देश और दुनिया में, उद्योग पर क्या असर पड़ेगा? खासकर मध्यम श्रेणी के उद्योग की बात कर रहा हूँ। ऐसे में आपका अस्तित्व इनका बचाने में। ऊर्जा को समझ लीजिए, बिजली की कोई कमी नहीं है, किंतु बिजली की व्यवस्था बहुत खराब है। बिजली तारों से ही जाती है, तार जगह जगह में लगे हुए हैं जी। वो तार बेतरतीब ढंग से लगे हुए हैं। ट्रांसफार्मर से तार और तार से फैक्ट्री तक बिजली आने के लिए कई तरह के उपकरण लगते हैं, छोटे छोटे ऐसे करके, वो सब अस्त व्यस्त हैं। वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, निकल जाते हैं। हुकिंग होती एक है। पेड़ आया, गिरा तो सब नष्ट हो गया। तो एक तो बिजली की व्यवस्था, तो बिजली की शॉर्टेज नहीं है, किंतु व्यवस्था बहुत खराब है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वितरण प्रणाली बहुत खराब है। क्योंकि आप संघर्ष भी किए हैं और लगातार करते रहे हैं। जी। नहीं, हमारी फैक्ट्री भी है। मैं फिर दूसरा कहता हूँ, मैं दूसरे का पूछता ही नहीं, मेरी फैक्ट्री में बिजली है कि नहीं है, खत्म। हाँ, तो सबकी आ जाएगी। आज आ गई, कल भी आ गई थी, आज भी आ गई है। तो वो एक मैं बिजली- वर्तमान ऊर्जा संकट को जोड़कर देखना चाहता हूँ उद्योग धंधे को, क्या असर दूसरा, होगा? डीजल पेट्रोल हमारे यहाँ बहुत बर्बाद करते हैं लोग। सुनिए बोला, एक घर है, 4 गाड़ी है, बेटा अलग जा रहा है, बेटी अलग जा रही है, बाप अलग जा रहा है, वो अलग जा रहा है। बहू अलग जा रही क्यों? है। क्योंकि सस्ता पेट्रोल डीजल है। एक गाड़ी में एडजस्ट नहीं हो सकते क्या? स्टेटस सिंबल, ये बर्बादी है कि नहीं देश की? अगर आपके देश का सरप्लस चीज है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप विदेशी मुद्रा कितनी कीमती चीज होती है, उसको कमाने के लिए पसीने आ जाते हैं। विदेशी मुद्रा कमाने के लिए आपको देश से सामान बेचना पड़ता है, उनकी शर्तों पे बेचना पड़ता है, उनकी क्वालिटी पे बेचना पड़ता है, उनके रेट में बेचना पड़ता है, तरह तरह के उससे फिर विदेशी मुद्रा पैदा होती है, और उस विदेशी मुद्रा से फिर हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, और क्रूड ऑयल खरीदते हैं उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये क्रिएटर हम ही लोग हैं प्रॉब्लम, और ईरान इराक युद्ध और नहीं, हमारी वो विदेश नीति प्रॉब्लम इसमें। के क्रिएटर वो लोग हैं, किंतु उस प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से निपटने के लिए ये चीजें, ये हालात विपरीत हैं, इसीलिए आपको समझ में आ रहा है? अथवा ऐसा लगता है कि हरीश केडिया एक समाजवादी चिंतक एकाएक सरकार की नीतियों के बारे में बता रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेसी सरकार रहे, चाहे कोई भी सरकार रहे, पेट्रोल डीजल पर अंकुश के साथ ही खर्च होना चाहिए। इसमें कौन सा हमेशा हमेशा चाहे हमेशा हमेशा, और हमने अपनी जिंदगी में भी पालन किया इसका काफी हद तक। मैं देखा हूँ इस चीज मैं को। हाँ। तो रायपुर जाता था तो अपने मोबाइल में, अब मोबाइल है जैसे कि, तो मोबाइल में मीटिंग में बोल देता था कि मैं कल सुबह रायपुर जा रहा, कोई जाने वाला हो तो 8:30 बजे मैं घर से निकलूंगा। और अब मोबाइल में डाल देता हूँ, मैं रायपुर जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, नांदगांव जा रहा हूँ, 8:30 को निकलूंगा। जिसका रायपुर के काम हो या दुर्ग राजनांदगांव का काम हो तो साथ में चल पड़ो। जिसको कहते हैं पूल। अमेरिका जैसे देश में मैं गया था, कार पूलिंग होती है, पूल नहीं, अमेरिका में मैं गया था, मेरी बेटी दामाद घुमा रहे थे, तो वहाँ लिखा था पुल लाइन। अच्छा। मैं उससे पूछा क्या है पुल लाइन, मेरे को नहीं मालूम था। तो बोले पापा सरकार चाहती है कि अकेले मत चलो, 3-4 लोग मिल करके उसी टाइम में जो जा ग्रुप रहा में है चलो। साथ में जाओ, और अगर साथ में जाओगे तो एक स्पेशल लाइन बना दिया ताकि आप जल्दी पहुंच जाओ, आपका पेट्रोल डीजल बचे, टाइम बचेगा, तो उनके लिए अलग लाइन बना दिया। अब बंगलोर में गया अभी मैं, तो नेशनल हाईवे में गडकरी साहब ने वहाँ बना दिया पुल लाइन। तो मैं अपने दामाद बेटी के साथ ही था बंगलोर में, तो मैं बोले यार बढ़िया, यहाँ पे पुल लाइन बनी है। बोले ये सड़क ये जो बनी है बंगलोर मैसूर की, ये अमेरिकन स्टाइल में बनी है, पूरी नकल। तो हम लोग पुल लाइन से गए। कितना संभव हो पाएगा कि भारत जैसे देश में जिसकी ट्रांसपोर्टिंग ही सरकारी ट्रांसपोर्टिंग, रेल की स्थिति तो आप बिलासपुर जोन में बैठे हैं, स्थिति अच्छी नहीं है, हम कैसे इसको शार्ट करें? ऊर्जा की ज़रूरतों को ध्यान में यदि हम अपने ज़रूरतों में कमी करते हैं तो हमको जैसे रायपुर जाना है, बेलगहना जाना है, 8 बजे निकलने वाला ऑफिस टाइम में रायपुर कैसे पहुंचेगा? नहीं जा सकता।
तो सरकार को ये घोषित करने से पहले, ये सब उम्मीद करने से पहले इसमें सुधार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? सुधार की बात है, देखिए रेलवे वालों से हमारी बात होती रहती है। जी। उनका कहना है साहब पूरे हिंदुस्तान में ये स्थिति नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में स्थिति है। और ये क्यों की स्थिति है? क्योंकि यहाँ से कोयला और लोहा पूरे देश को जाता है। अगर हम कोयला लोहा आप कहें, मतलब सरकार और जनता हाँ। कहे, तो हम बंद कर देंगे भेजना, फिर यात्री ट्रेन हम चलाएंगे। बस सरकार और जनता कहती नहीं, बिजली हमको चाहिए, तो बिजली कारखाने चलना चाहिए। बिजली कारखाने चलने के लिए कोयला ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। उद्योग धंधे नहीं चलेंगे तो फिर कोई मतलब ही ये नहीं। उद्योग धंधे अलग चीज़ है, कहीं उद्योग बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, नहीं। क्यों? कोयला से तो उद्योग धंधा पूरा जुड़ा हुआ है। नहीं, बिजली से जुड़ा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप समझिए पहली बात। अच्छा। बिजली से, और बिजली हमारे घर में जुड़ता है। आज 1 घंटे के लिए बिजली बोले तो हम चिल्लाते हैं। हाँ हाँ, फोन चालू हो जाता है। तो वो क्यों बिजली चालू है? क्यों कोयला मिल रहा है। क्योंकि कोयला हमारा सरप्लस क्यों स्टेट है? क्योंकि हम कोयले के खदान में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऊपर चौकीदारी कर रहे चौकीदारी हैं। कर रहे हैं। तो वो कोयले से बिजली हमको सबसे बढ़िया क्वालिटी की बिजली मिलती है। आप समझ लीजिए कोयले का भी, बिजली का भी कहानी। आप जहाँ पैदा हो तो उससे जितने नज़दीक पाएंगे उतना बढ़िया बिजली मिलेगी आपको, और जितना दूर जाते जाते क्वालिटी घटती जाती है, पुअर क्वालिटी होती है। इसलिए बीच बीच में बड़े बड़े सब स्टेशन बनाते हैं, तो वहाँ पे जाके रोक दिया। हाँ, फिर है ना? एनर्जी संग्रह किए। रेस्ट हाउस है, सब स्टेशन क्या है? बिजली का रेस्ट हाउस है। वहाँ से फिर दोबारा भेजते हैं। हाँ, तो फिर नया सिरा हो जाता नया है। हो गया, है ना? ये इसके लिए नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। आगे पर सवाल है कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है, अगर आपको भी याद होगा। सीधा संबंध क्रूड ऑयल से है। जिस दिन देखिए क्रूड ऑयल, जब ईरान अमेरिका के युद्ध नहीं शुरू हुआ था तो $69-70 था, समझे ना? किस चीज़ का? क्रूड ऑयल का रेट जी। इंटरनेशनल मार्केट रोज सुबह खोलता है, रोज सुबह। जी जी। तो टीवी में रोज देखिए 72 रुपए थे उस समय। 69 रुपये कुछ पैसा, मतलब जी, 70 रुपए। हाँ, आसान तरीके से। आज सुबह मैंने देखा 108 रुपया है। कितना परसेंट बढ़ गया? 50-55% बढ़ गया दाम। तो दाम बढ़ गया तो आपको तो विदेशी मुद्रा देना पड़ेगा खरीदने के लिए, ज़्यादा 1.5 विदेशी मुद्रा देना पड़ा। तो 1.5 विदेशी मुद्रा गया तो विदेशी मुद्रा एकदम कम हो गई आपके पास। और डॉलर के रेट, इस पर दिक्कत रेट आता है कि आपके पास कितनी विदेशी मुद्रा है। जिस दिन विदेशी मुद्रा बढ़ जाएगी डॉलर फिर कम हो जाएगा। युद्ध शुरू होने से पहले तो भारत की मुझे याद है कि जहाँ तक जानकारी है कि युद्ध शुरू होने से पहले डॉलर की कीमत, तो रुपए की कीमत गिरती जा रही थी। मैं बात कर रहा हूँ हार्मोज यानी ईरान इराक युद्ध के पहले से, साल भर से पहले से बात हो रही है। आज क्या रेट है? 95-96 रुपया है। जी हाँ। उसमें 83-84 रुपया था। आप बोल रहे हो सही है, किंतु क्या है 80 से 83-84 गया, बढ़ा 10-10 पैसे 55 पैसे रोज बढ़ रहा था। तो आप उसकी बात कर रहे हैं, मत 82-83 से 95-96 हो गया। ये तो अभूतपूर्व स्थिति। ये सिर्फ क्रूड ऑयल के कारण हुआ। वो बढ़ रहा था क्योंकि अमेरिका ने, ट्रंप ने धमकी दिया था, हम टैरिफ बढ़ा देंगे। हाँ, रूस से कर लो, इसको कर लो, उसको हटा लो। टैरिफ बढ़ा देंगे तो यहाँ से माल जाना कम हो गया था। उतने टैरिफ को पोसाता नहीं था, तो माल जाना कम हो गया था, विदेशी मुद्रा आना कम हो गया था, डॉलर आना कम हो गया था, इसलिए वो बढ़ रहा उस समय। पर उसका असर उतना अभूतपूर्व नहीं था। चुनाव के कारण ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं चला कि चुनाव है इसलिए वृद्धि का कुछ पता नहीं चला, कह सकते हैं। डॉलर का रेट का तो चुनाव कोई संबंध नहीं। कोई संबंध डॉलर तो इंटरनेशनल मार्केट में तय होता है। ठीक है। ना मोदी तय करता है ना ट्रंप तय करता है, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे अपना तय। लेकिन हमारे आपके ऊपर जब असर हो रहा है कि हम आज 104 रुपये का तेल भरवा रहे हैं, यदि उसी को इंक्रीज स्लो करते तो क्या बुरा होता? वही तो हुआ स्लो। अब तो तेल का दाम 2 साल बढ़ा ही कहाँ है? पहली बात 3 रुपये बढ़ा। 2 साल में 1 रुपया भी डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि नहीं हुई। आप रिकॉर्ड देखिए 2 साल में। मैं 2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 महीने की बात नहीं कर रहा, 2 साल में पहली बार 3 रुपये की वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई कीमत, जब पेट्रोल डीजल के क्रूड ऑयल की कीमत जब कम होती है तो बढ़े हुए दाम क्या कम संभावना नहीं हो सकती क्या? एक ऐसे ही क्वेश्चन है। टेम्परेरी होता है ना। अगर वो जैसे कि आज $70 हो जाएगा तो निश्चित तौर पे डीजल के, पहले तो सरकार ने क्या किया था, रोज
तय करता था क्रूड ऑयल के रेट के आधार पे, तो सबने विरोध किया है। क्या रोज सुबह तय करते हो, आपको मालूम है ना, याद हाँ, होगा। हाँ, सालों तक प्रतिदिन सुबह 2-2 4-4 पैसा, 8 आना 4 आना कम हो जाता था। हाँ, हाँ। तो जी सब हाँ। लोग विरोध किया, सबने विरोध किया। अच्छा, ये बढ़े हुए तेल पर औद्योगिक विकास पर या औद्योगिक उत्पादन पर कितना असर आप दिखाई देता औद्योगिक है? उत्पादन में व्यक्तिगत मेरी शुरू से मान्यता रही है, ये सब चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है। वो पड़ता है कि आप कितना बढ़िया ढंग से प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितना बढ़िया ढंग से बेच रहे हैं। आपकी क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, आपकी क्वालिटी क्या है। आपको मुफ्त में बिजली दे दो चलो, और मुफ्त में तेल दे दो आपको, अब आपको मालूम ही नहीं उत्पादन क्या करना है, कैसे करना है, तो कर लो ना। यहाँ पे है 10 उद्योगपति ऐसे हैं, कुछ नहीं मालूम उनको। बाप ने खोल दिया पैसा, बाप ने उद्योग खोल दिया और चल रहा है भगवान भरोसे। हम दावा कर रहे थे कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये दौर ऐसा चल रहा है कि एनर्जी क्राइसिस है, सप्लाई आपूर्ति चेन टूट गई है। ऐसी अर्थव्यवस्था को ऐसी सूरत में आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस अभियान पर कितना असर पड़ेगा इस एनर्जी संकट को देखते हुए? देखिए, प्रसादी की स्थिति है, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि ईरान और अमेरिका को सद्बुद्धि दे। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए रूस और यूक्रेन को सद्बुद्धि दे, तो समस्या का हल काफ़ी हद तक अपने आप निकल जाएगा। 50% तो इनके द्वारा पैदा की समस्या जी। है ना, और 25% सरकार की अपनी नीतियाँ होती हैं, और 25% हम स्वयं भी होते हैं। मैं कभी नहीं मानता कि सरकार आपके उद्योग को चलाएगी। आपके उद्योग को, मेरे उद्योग को मैं ही चलाऊंगा। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण देता हूँ आपको मैं। 20 कपड़े दुकान का आप सर्वे करिए एक दिन, 20 का अलग बिक्री है, अलग मुनाफा है, अलग वो है। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? और नई एक दुकान खुलती है, वहाँ भीड़ लग जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ है। सुमित बाजार वाले में कुछ है, नरेश बाजार में कुछ है। मतलब जनता की नब्ज को, ग्राहक की नब्ज को पहचानने की क्षमता है, इसलिए एकदम तेजी से आगे बढ़ गए। उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, लेना देना दूर दूर का नहीं है। और हम दोष देते जाते हैं। सरकार उद्योग व्यवसाय बड़े उद्योग में होगा जहाँ पॉलिसी मेटर पे चलती है नीतियाँ। जी जी। अडानी अंबानी या टाटा बिरला के उद्योग में होगा, किंतु एमएसएमई सेक्टर के उद्योग को सरकार नहीं चलाती। सरकार से हम क्या उम्मीद करते हैं मालूम आपको? हमको भूल जाओ, हमको तंग मत करो, हमको जिंदा रहने दो, जिंदा रहने दो। आपके अफसर हमारे यहाँ मत आए, हम अपना खा पी लेंगे, आराम से जी लेंगे। तो हमने लेबर पॉलिसी में पूरे हमारे हिंदुस्तान के संगठन एमएसएमई ने लगातार कहा, मैं इस बात को महसूस करता था, सबने मांगा। एक ही बोले, एक मांग मांगो हम मंजूर करेंगे। एक ये है कि सरकारी अफसर हमारे दरवाजे आना बंद कर दें। बताइए आप, सरकार कहती है कि आपकी मदद के लिए है, और हम सब ज्यादा उससे भयभीत रहते हैं सरकारी अफसर सबसे ज्यादा। तो आज की ऊर्जा संकट की, हाँ जी कुछ बोल रहे हैं। तो इस सरकार ने कहा कि जब तक कंप्लेंट नहीं होगा लिखित में, तो सरकारी अफसर किसी का इंस्पेक्शन नहीं लेंगे, और उसके लिए भी लिखित परमिशन अपने बड़े अधिकारी से लेंगे कि ऐसा ऐसा शिकायत आई है, क्या हम इसलिए जाएं? हम जाएं। और वो भी रिकॉर्ड में लाओगे, और उसमें आर्डर लिखित नहीं देगा, मौजमानी नहीं करेगा, तो उससे काफी अंकुश हो गया, काफी अंकुश हो गया। जो स्थितियां अभी नजर आ रही हैं, समान होने में बहुत समय लगेगा। आपको लगता है ऐसे में छोटे उद्योगों के सामने किस प्रकार की संकट आएगी और उसको कैसे निकालेंगे आप? देखिए, छोटे उद्योग जो हैं वो स्थानीय बाजार पे चलते हैं। कोई भी छोटे उद्योग न तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, न राज्य के बाहर व्यापार करता है। राज्य के अंदर अपना धंधा करता है, खरीदी भी वही करता है, सामान खरीदना तो, अब बेचना है तो राज्य के अंदर चलता है। तो राज्य सरकार के थोड़ा वो सहयोग चाहिए हमको सबसे बड़ी सहयोग क्या चाहिए? कुछ बुनियादी चीज़ें। पहला लॉजिस्टिक का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बिलासपुर में सब ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ हमको बंगलोर या राउरकेला या कहीं विलेज ट्रिप कहीं सामान भेजना पड़ता है, तो यहाँ ट्रक नहीं है। तो रायपुर में ट्रक है, हजारों ट्रक आती है, पूरे हिंदुस्तान से आती है, वो खाली है लौटते समय। तो हम रायपुर फ़ोन करते हैं ट्रांसपोर्टर को, वो तुरंत 2 घंटे 3 घंटे में रायपुर से खाली ट्रक आ जाती है।
वो भाड़ा जरूर ज़्यादा लेता है थोड़ा। यहाँ पे हम बोलते हैं दो एक दिन आ रही है, शाम को आ जाएगी, कल सुबह आ जाएगी, आती वाती है नहीं, एक 2 दिन। व्यवस्था सुधारने की ज़रूरत है। तो ये है, इसको लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है ये। उसे कि हमारे लोग का लॉजिस्टिक खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। अभी स्टडी आया, खुद मोदी जी ने भी कहा, गडकरी जी ने भी कहा कि भाई हिंदुस्तान को लॉजिस्टिक खर्चे में कमी लाना हमारा लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 7-8% लॉजिस्टिक खर्चा है इंटरनेशनल, और यहाँ पे 13-14% है। तो 10% लाना हमारा लक्ष्य है। उसमें यह है कि सड़क बढ़िया बनाएंगे, हम बनाए भी, अद्भुत सड़कें बनाएंगे देश भर में। इस सरकार ने गडकरी जी के नेतृत्व में अद्भुत सड़कें बनाई, मैं कायल हो गया। और गांव-गांव तक अच्छी सड़कें बन रही हैं। कायल, नेशनल हाईवे की सड़कें सबसे, हिंदुस्तान की सबसे खराब सड़क बिलासपुर रायपुर है। मैं तो पूरा सड़क घूम करके आया, जिसको हम लोग अच्छा कहते हैं, और जो कि बहुत अच्छा है मगर मैं इतनी वर्स्ट सड़क है, अगर आप हिंदुस्तान घूम लोगे तो। छत्तीसगढ़ बड़ा बिजली उत्पादक राज्य है और यहाँ उद्योगों को बिजली नहीं मिल रही है, ऐसी शिकायतें, आप खुद उद्योगपति हैं। हाल ही में बिलासपुर उद्योग संघ ने इसे लेकर पहल की है, और वास्तविकता में यह क्या है क्या? आप भी इसमें बहुत इन्वॉल्व थे। मैंने कहा आपको कि विद्युत सरप्लस स्टेट है, विद्युत की कमी नहीं है। जो वितरण प्रणाली है वो अत्यंत घटिया खराब है। उसमें लगे हुए जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं, टरकाऊ ढंग से काम चलाओ। एक जुझारूपन होना चाहिए, मिशन के साथ काम होना चाहिए, नहीं वो यहाँ दिखाई नहीं देता, वो नहीं दिखाई पड़ता। छत्तीसगढ़ सरकार की उद्योग नीति की क्या खासियत है? सरकार नीति पहले से अच्छी है, हर बार अच्छी उद्योग नीति बन रही है, सारी तरह की सुविधाएं भी है उस उद्योग नीति में। और अभी हाल में बहुत सारा उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, इसमें करो। तो उससे कारण क्या है कि लाल फीताशाही भी कम हुई है और अधिकारियों का अनावश्यक दबाव भी कम हुआ है। पिछले 25 साल के तुलनात्मक अध्ययन में कहाँ पाते हैं अपने आप को? हर बार अच्छा रहा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पिछला बार खराब था, पिछला बार भी अच्छा था, उससे ये अच्छा है। इसे सुधार कहेंगे आप? हर बार सुधार हो रहा है। उसका कारण ये है कि हर बार जब उद्योग संघ को बुलाया जाता है तो हम लोग यही कहते हैं कि साहब इसमें ऐसा है, किंतु ऐसा क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और अभी भी कई चीज़ क्रियान्वयन कमी थी, तभी मीटिंग हुई थी। मैं वही पूछना चाहता, इसमें क्या आप सुधार चाहते हैं? और हम ही सुधार चाहते हैं। पहला, फेसलेस होना चाहिए। उद्योगपतियों को सरकारी दफ्तर से साबका नहीं पड़ना चाहिए, सामना ही नहीं पड़। कंप्यूटर के जरिए बातचीत हो। देखिए, आपको एक अभूतपूर्व बात हुआ है, लोग भी थैंकलेस हैं। मोदी सरकार ने एक चमत्कारिक काम किया है कुछ साल पहले। क्या काम किया है? पूरे 40 साल तक मेरा एक मुख्य काम क्या रहता था मालूम है? साहब उद्योग डालना है, पंजीयन के लिए मैं उद्योग विभाग गया, घुमा रहा है, ये लाओ वो लाओ, चक्कर लगवा रहा है, ऐसा करके दस्तावेज पर दस्तावेज आ रहे। हाँ, वो कर किया। इस बात को पूरे देश भर के उद्योग संघ लगातार उठा रहे थे। इस सरकार ने किया क्या मालूम को? अपना पंजीयन खुद करिए, उनका पोर्टल है, उसमें एक पेज का कागज है, वो सारे इंफॉर्मेशन उसमें दे दीजिए। आप समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, दे दीजिए। आप अपना पोर्टल में पूरा डिटेल डाल दीजिए। अपना पोर्टल नहीं है। हाँ। सर, एमएसएमई मंत्रालय के रजिस्ट्रेशन पोर्टल में अपना पूरा, हाँ, आपके पोर्टल नहीं, सरकार के पोर्टल में आप डालिए अपनी पूरी जानकारी को। पूरी जानकारी हुई तो फट बटन दबाइए, आपका सर्टिफिकेट आ गया उसी समय। बताइए आप, विश्वास करेगा कि मैं अपना पंजीयन उद्योग भाग का सरकारी पंजीयन मैं खुद पंजीयन कर रहा हूँ। कितना बड़ा परेशानी दूर हो गई, लोगों की करप्शन दूर हो गई, बहुत बड़ा काम। अब सवाल है, हम दावा कर रहे हैं कि हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हैं। यदि दावा ही होता है, और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे, पहले तो हम कहते थे कि नोटबंदी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था गिरी, फिर जीएसटी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था गलत तरीके से लागू हुआ, गिर गई, अब कोरोना काल से भी गिरी,
फिर भी हम चौथी अर्थव्यवस्था बने रहे। कितनी सच्चाई है आप बेहतर बता सकते हैं। अब तो एक नई रिपोर्ट आ रही है कि हम छठवीं अर्थव्यवस्था है, सारे फेक हैं ये सब दावे। आप बताइए कि क्या स्थिति है। ये वही बात है, पॉलिटिकल बातें अब ज़्यादा मत बोलवाइए भाई। ना उसको मोदी को घोषणा करनी है, ना इनको घोषणा ना कुछ करना है, वो तो दुनिया में आता है रिकॉर्ड में। ये अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या दावा कर सकते हो? अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सबसे बड़ी जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन। पूरी दुनिया में ये कैलकुलेशन होता है, पूरी दुनिया में। मतलब आपके यहाँ किसी क्षेत्र में क्या उत्पादन हुआ, उद्योगों में क्या उत्पादन हुआ, सर्विस सेक्टर में क्या उत्पादन हुआ, ऐसे सबका जो टोटल होता है उसको जीडीपी कहते हैं। भारत का उद्योग जगत तो जो हम 2025 में अच्छे खासे 18%, 22-25% करने की बात थी, वो तो 12% पर चला गया है योगदान उससे भी कोई जीडीपी फर्क में। नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों? टोटल प्रोडक्शन क्या है उससे मतलब है। किसका 18 का 22 हुआ, किसका 22 का 12 हुआ, वो अलग इशू है। टोटल में तो हम 17 से 12 आ गए तो हैं। 12 वही परसेंटेज में मत जाइए ना, कितने लाख करोड़ रुपया का प्रोडक्शन हुआ इससे जोड़ते हैं। आप समझ लीजिए, जीडीपी को इससे जोड़ते कितना परसेंटेज से, टोटल एग्रीकल्चर कितना पैदा हुआ, टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना पैदा हुआ। संतुष्ट, आप संतुष्ट हैं? तो संतुष्ट की बात ही नहीं होती, रिकॉर्ड में भाई उसी हिसाब से जीएसटी पेमेंट होता है। आप समझे? अच्छा, आप फिर वहीं आ गए नहीं तो जीएसटी। जीएसटी तो पैसा आदमी मुफ्त में दे देगा बिना प्रोडक्शन किए। पैसा तो आदमी तभी देगा ना जब प्रोडक्शन करेगा। वो तो बल्कि चोरी भले कर लेगा, कम भले दे देगा, ज्यादा तो कोई नहीं देगा। एक भी आदमी है क्या जो ज्यादा देगा? प्रोडक्शन है इसलिए। और बल्कि मेरा तो ये मानना है जीएसटी और बढ़ सकता है अगर सारे लोग तय कर ले तो। आप तो एक्स्ट्रा भार डालने की तैयारी कर रहे हैं उन असंगठित क्षेत्र के नहीं, उद्योग भार जगत नहीं, पर। मेरा मतलब कुछ लोग जो चोरी चपाटी करते हैं वो न करें, ये मतलब है। भार नहीं डाल रहा तो नया फंडा निकल आएगा उसमें, फिर क्या? कुछ नया निकाल लेंगे चोरी चपाटी का। नहीं, तो मन बनाने की बात है ना। अब वो नया निकाले नहीं, वो सरकार नहीं कर सकती हो, आदमी खुद तय करेगा कि नहीं यार अब बहुत हो गया, अब पटाना चाहिए मेरे को। यानी मोरल वैल्यू को आप महत्व दे रहे हैं यहाँ पर। तो अपने आप बढ़ेगा, अपने आप एक बढ़ेगा। रामचरितमानस की एक चौपाई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि से संता। ठीक है, ये भगवान राम के लिए है, लेकिन अगर बिलासपुर के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हरीश केडिया वह व्यक्तित्व है कि यदि उनके एक व्यक्तित्व के बारे में, एक शेडो के बारे में, एक पक्ष के बारे में बात करें तो एक सीरीज बन सकती है। हरीश केडिया उद्योगपति, हरीश केडिया समाजवादी, हरीश केडिया एकेडमियन, हरीश केडिया एक अच्छे ट्यूटर, हरीश केडिया एक शानदार व्यक्तित्व। जब इन सबको मिला दिया जाता है तो उसे हरीश केडिया कहते हैं। हरीश केडिया जी, हम उम्मीद रखते हैं कि आपके कहे अनुसार यह देश और यह प्रदेश, आपका बिलासपुर, इन तमाम जो वर्तमान परिस्थितियों में संकट के दौर से गुजर रहे हैं, जल्दी से निकल जाएंगे, ऐसा हरीश केडिया का भी मानना है। आज इतना ही, दीजिए आज्ञा, नमस्कार। धन्यवाद भास्कर मिश्रा जी, आपका आभार। इतने बड़े चैनल के माध्यम से आपने इतना प्यार मुझको दिया और मेरी बातें बहुत सारे लोग तो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।